आज के लिए अपॉइंट किए गए थे, आज के लिए जो टाइम लिया गया था, वो लिया गया था राजू गुप्ता जी से। बट आज उनके तरासे हुए हीरे हमें मिल गए, तो हमने कहा राजू गुप्ता जी को तो कभी भी बुला लेंगे, इनका टाइम आज मिला तो हमने आज उनको बुलाया है। शानदार लीडर हैं, शानदार ट्रेनर हैं। और आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं शुरुआत करने से पहले। लीडर वही होता है जो सीखता है। उनके एक गुण है कि वो बहुत बारीकियों से सीखते हुए आए हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से सीखा और बहुत जमीन से, ग्रास फुट से उठकर आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए तो वेस्टिज को कहा जाता है कि कामयाब आदमी को या काबिल आदमी को तो कामयाब कोई भी कर दे, जो काबिलियत ना रखते हुए इंसान को भी काबिलियत दे और उसको काबिल बनाए, वो एक अच्छा और सच्चा सिस्टम होता है। आज ऐसे ही शानदार ट्रेनर, शानदार लीडर हमारे बीच में हैं, तो उनसे हम मिलेंगे। और मैं ज्यादा सस्पेंस बना के नहीं रखूंगा, सब लोग नाम सर्च करने लगे हैं, मुझे पता है उनका। वो है शानदार लीडर अनिल राजभर जी हमारे बीच में। अनिल राजभर जी आज शानदार इनकम पे हैं, शानदार लेबल है, शानदार लाइफस्टाइल है। और अभी एक अचीवमेंट मैं उनका बताता हूँ। कार उन्होंने ली थी, तब मैं उनके कार में बैठा, बड़ा अच्छा वो फील कर रहे थे, उनकी फैमिली बड़ा अच्छा फील कर रही थी। अभी उन्होंने शानदार फ्लैट लिया ग्रेटर नोएडा में। जब उन्होंने नोएडा फ्लैट लिया तो मैं फ्लैट देखने गया। वो सोसाइटी एक्चुअल में मुझे बड़ी पसंद है, जिस सोसाइटी में उन्होंने लिया। जब उन्होंने सोसाइटी का नाम बताया था तो तभी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार, उस सोसाइटी में मेरा भी बड़ा दिल था फ्लैट लेने का। मैं मोटिवेट हुआ और मैं 3 बार उनके फ्लैट को देखने गया। क्या शानदार लोकेशन, क्या शानदार उन्होंने फ्लैट लिया है। मेरा बजट नहीं था, वरना मैंने भी देखा था वहाँ, वो मेरे बजट में नहीं आया। और तो आज इतने सख्त, इतने मतलब काबिल शख्स आज हमारे बीच में हैं, उनको सुनेंगे। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। मैं ज़्यादा टाइम आज आपका नहीं लूँगा। आगे की होस्टिंग हमारे जगपाल जी अगर हैं तो जगपाल जी करें, या मैं हूँ आपके बीच में, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तो हूँ ही आज। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रहा हूँ अनिल राजभर जी को। अनिल राजभर सर, आपको को-होस्ट भी बना दिया है और आपका माइक भी मैंने इस तरफ से अनम्यूट कर दिया है। तो आगे की जानकारी आप ही देंगे, अनिल राजभर जी। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श प्रणाम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और पूरे मतलब ग्रो रिच टीम का। और उसमें सर आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि मैंने पिछली कंपनी से आपके साथ में हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के टच में हूं। जो कहते हैं ना कि एक कोयले को हीरा बनाने वाला, वो तो एक जौहरी ही होता है, जिसमें इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि इस कोयले को हीरा का रूप दिए हो, ये आप लोग ही दिए हो। सो सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सो आज के इस प्रोग्राम की वेरी शुरुआत गुड। करते हैं। सर मैं शेयर कर सकता हूँ स्लाइड? जी बिल्कुल सर। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ जी हमारे सामने में है सर, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए जो है, और ये तो हमारे लिए सरप्राइज हो गया एक्चुअली में। और पहली बार जो है आज आपको सुनने का मौका मिलेगा, तो ये और भी हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया है कि राजीव गुप्ता जी को तो हमने एक दो बार सुन लिया, लेकिन आपको पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है। तो सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर की बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बहुत जबरदस्त जो है। थैंक यू सर। ये मेरा सौभाग्य है जो आज आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किए, और कहते हैं कि किसी भी तरीके से मौका मिल जाए तो बस बड़ी खुशी होती है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मेरी पुरानी स्लाइड है, मैं उसी से आप लोगों के बीच में आज कुछ बातें करूंगा। सो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार करूंगा और सभी लोगों को प्रणाम जो मेरे से बड़े हैं। और मैं अपना परिचय देने से पहले आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे इतना अनुभव और एक्सपीरियंस तो है नहीं। गुरुजनों के साथ में रह करके इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं, और आज अगर कुछ बन पाया हूं, कुछ बोल पा रहा हूं, तो जैसे सर ने बताए, मेरे तो समझ में नहीं आया कि सर ने तो बहुत सारी चीजें बता दी है ना। फिर भी चलिए, आज मुझे सौभाग्य मिला है, मौका मिला आप लोगों से अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का, तो मैं जरूर चाहूंगा कि अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। तो मैं सबसे पहले जो इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं, सबसे पहले मैं इस सेमिनार के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल राजभर आप लोगों के बीच में आज जो मैं अपनी इतने दिन की जर्नी है वो मैं शेयर करने का आज मौका मिला है, सर के माध्यम से, राजकुमार गिरी सर के माध्यम से, राजू सर के माध्यम से। मैं शुरुआती करता हूं अपने पेरेंट्स के साथ लेकर के, यहां से शुरुआत करता हूं
कि आज मैं जो भी कुछ हूं इस दुनिया में आया तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि जो भी मेरे अंदर संस्कार है या जो भी मुझे यहां तक पाल पोस करके बड़ा किए हैं वो मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता का इस दुनिया में जो आया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ, थैंक गॉड। दूसरा, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अगर उसने इस दुनिया में मुझे नहीं भेजता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं आता। तो उसने 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर का जीवन देकर के भेजा, उसने सफल तो वहीं से करके भेजा था। तो मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, भगवान का, जिसे भी आप अपने धर्म में मानते हैं। ठीक है, तो मैं भी धन्यवाद करता हूं। उसके बाद थैंक्स वेस्टेज मैनेजमेंट का। जी हाँ, वेस्टेज मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन किए कि एक आम आदमी अगर निर्णय लेकर के शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करे तो शायद ये यूनिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जहां से आप अपनी हिस्ट्री खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वेस्टेज मैनेजमेंट का, जिसमें मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद सर और कन्वर बीर सर का। उसके बाद थैंक्स माई ऑल अपलाइन। जी हाँ सर, आवाज मेरी क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल सर, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और बहुत शानदार आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक्स माई ऑल अपलाइन। जितने भी मेरे अपलाइन है मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जैसे भी करके लोगों का मेरे को गाइडेंस जो मिला, चाहे वो कम या ज्यादा, आज उसी के वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं और आज मैं कुछ मेरी पहचान बनी है। तो ये पहचान में भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है मेरे सारे अपलाइनों का, जिसमें बहुत सारे अपलाइन है, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। उसके बाद थैंक्स माई लाइफ लाइन टीम का। आज अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है वो मेरे सारे लाइफ लाइन टीम का, जिसे लोग बोलते हैं डाउन लाइन। मैं कभी भी डाउन लाइन शब्द नहीं यूज करता हूं अपनी टीम के लिए, वो मेरी लाइफ लाइन है, एक पार्टनर है। ठीक है, तो जिन्होंने शुरुआती में मेरे को विश्वास किए और मेरे साथ में भरोसा किया और साथ निभाए, आज उनके वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। जी हाँ, आगे चलते हैं। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो अभी तक मेरा कोई परिचय, कोई पहचान नहीं थी। जो कुछ भी हूं मैं अपने माता पिता, गॉड, वेस्टेज मैनेजमेंट, वेस्टेज सिस्टम, अपलाइन और मेरी पूरी लाइफ लाइन, जितने भी लोगों का सहयोग की वजह से। अब यहां से मेरा एक छोटा सा परिचय शुरू होता है, जो कि मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम अनिल राजभर है और डेट ऑफ बर्थ 1/8/1986 है मेरा। विलेज अगर मैं बात करूं तो करनेहुआ का मैं रहने वाला हूं, यूपी आजमगढ़ से। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं में पढ़ा लिखा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, क्योंकि 10वीं करने के साथ साथ में ही मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में बड़ा अच्छा लगता था जब लोग दिल्ली से गांव जाते थे तो उनका पहनावा ओढ़ावा देख करके और उनका रहन सहन देख करके, बात विचार देख करके बड़ा ही इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं, दिल्ली जैसी शहर कोई शहर है और जाना है तो दिल्ली में ही जाना है अपने को। तो मैं 10वीं के बाद ही मैं चला आया था दिल्ली, और दिल्ली में मैंने आकर के अपनी शुरुआत करी थी। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी कहानी जो है वो मेरी स्टोरी स्कूल से ही शुरुआत हो गई थी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इस पे ओपन करके नहीं चलूंगा, माई जो स्टोरी थी वो स्कूल से शुरुआत हो गई कहानी, और स्कूल के साथ साथ में फिर उसके बाद मैंने स्कूल करने के बाद दिल्ली आया। दिल्ली अपना एक चुनाव करके आया था कि मुझे अपना करियर बनाना है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। तो उसके लिए हमें लगता था कि जॉब भी एक ऐसी चीज है कि जॉब अगर मिल जाए तो वहां से बहुत सारे पैसे कमाया जा सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर की जा सकती है और अपने फैमिली परिवार को भी एक बेहतर लाइफ दिया जा सकता है। तो ये मेरा सोच था। तो मैंने आया था दिल्ली में जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब से यहाँ पे शुरुआत करी थी। सर जी ओके, तो प्राइवेट जॉब से मैंने शुरुआत करी थी। मैं आप लोगों से बताऊं, रियली में मैं कभी जॉब नहीं किया था और मेरे को ऐसे कंपनियों के बारे में भी बहुत जानकारी, नॉलेज थी नहीं, जबकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कलकत्ता के अंदर में। तो मुझे लगता था कि उन लोगों की जो नौकरी है वो तो सरकारी नौकरी है, बट नौकरी की कैसे जाती है, मतलब कि कैसा जॉब होता है। तो मैं जब दिल्ली में पहली बार आया तो दिल्ली में मैं अपने चचेरा भाई के पास आया था। तो उन्होंने मेरे से बोले कि भाई यहाँ पे अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो आप चले जाओ
नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज थी नहीं, कोई एक्सपीरियंस था नहीं, और उस तरीके से बड़ी डिग्री भी नहीं थी कि मैं कहीं पे अप्लाई कर सकूं नौकरी के लिए। तो उन्होंने बोले कि अगर नौकरी करना है तो आप कंपनी के गेट गेट पर जब आप घूमने जाओगे तो वहां पे वैकेंसी लिखा हुआ होता है, तो उस वैकेंसी के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने एक जगह पे घूमते घूमते 2-3 दिन के बाद जब मैंने कई दिन गया, मैंने बोला भाई नौकरी तो मिल नहीं रही है। तो उन्होंने बोले कि भाई ऐसे ही नौकरी ढूंढा जाता है। तो मैंने बोला यार नौकरी ऐसे ढूंढा जाता है, मेरे को तो पता भी नहीं है। तो मैंने 3 दिन के बाद एक जगह पे वैकेंसी मिली, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा मजेदार ये शब्द है। वहां पे मैंने नौकरी के लिए गया तो वहां पे लिखा था वैकेंसी में कि स्वीपर की वैकेंसी है, और वो स्वीपर की वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा उसका वर्ड जो था ना मिस हो रहा था। तो हमने सोचा कि ये स्पीकर बनाने वालों की वैकेंसी है। तो गांव में हम लोग क्या करते थे कि स्पीकर वगैरह खराब हो जाया करता था, तो हम अपने आप ही मिस्त्री बन जाते थे और सही करके उसे मतलब कि चलाने लगते थे। तो हमने सोचा यार स्पीकर वगैरह तो सही कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे कैसा है ये काम, कर लेंगे। तो वहां पे जैसे ही गए हम वहां पे बात करने के लिए कि सर हमें नौकरी चाहिए, तो उसने ऊपर से नीचे देखा, बोला कि आप कर पाओगे नौकरी। मैंने बोला सर ऐसी क्या बात है कि हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। 2 लड़के थे हम, और दोनों 10वीं पढ़े लिखे थे। तो उसने बोला कि देख लो। मैंने बोला देखना क्या है सर, हमें नौकरी चाहिए, हम कर लेंगे। तो उसने अपने केबिन से उठा, दूसरे केबिन में गया, वहां से फाइल लिया, बोला कि एक बार सोच लो, कर लोगे। तो हमने बोला कि सर सोचना क्या है, हमें करना है सर, आप बताइए क्यों नहीं कर पाएंगे हम। तो उसने बोला कि जो काम है आपको पता है क्या काम करना है। हमने बोला नहीं। तो उसने बोला कि ये जो स्वीपर का काम है ना, ये आपको झाड़ू पोछा लगाना है और टॉयलेट सफाई करनी है। हम लोग बोले अबे यार रहने दे, ऐसे जगहों पे काम करना, रहने दे भाई, हमें नहीं करना है ऐसे काम, है ना। तो वहां से हमने छोड़ करके चले गए। फिर एक जगह पे गए, 1200 रुपए की नौकरी लगी। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ सन 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001 में मेरी 1200 रुपए की नौकरी लगी, और मात्र वहां पे 6-7 दिन काम किया था। इतने में भाई के दोस्त के कंपनी में वैकेंसी निकली कि वहां 1800 रुपए मिलता है। तो मैंने वहां से नौकरी छोड़ करके फिर चला गया, 1800 रुपए वाली नौकरी को करने लगा। उस कंपनी में मैंने लगभग 4-5 साल काम किया, और वो 1800 रुपए से लेकर के सैलरी मैंने वहां पे लगभग 4000 रुपए कर लिया था। और उसी बीच में वो कंपनी 4-5 साल के बाद वो बंद हुई, वो मुरादाबाद चली गई। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, तो मेरे को ग्रेटर नोएडा काशना में जॉब मिली। 9-10 महीने मैंने वहां पे काम किया, 5000 सैलरी थी। फिर मेरा एक बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार इतने दूर काम करने के लिए रोज भागम भाग मची रहती है, अपने को कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने नोएडा के अंदर में एक गारमेंट्स एक्सपोर्ट में अपनी जॉब के लिए किया, अप्लाई किया। वहां पे मैंने जहां 5000 सैलरी मिलती थी पहले, फिर मैंने यहाँ पे 3300 रुपए से नोएडा के अंदर अपनी नौकरी शुरुआत की। उसी बीच में नौकरी कर रहा था, डे नाइट खूब चलता था। पैसे हम कमाते तो थे डे नाइट करके, वो खून जला करके। उसी बीच में मैंने सोचा कि यार नौकरी से कैसे पैसा कमाया जाए। अब ये जितने भी डे नाइट कर रहे हैं, इसमें शरीर का भी तो लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी शरीर इससे कमजोर हो रही है। तो मैं उस बीच में सोच रहा था कि भगवान करें तो क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है नौकरी के सिवा। तो कुछ लोग बोलते थे कि बिजनेस में बहुत पैसा है, तो मैंने ट्रेडिशनल में एक बिजनेस ओपन किया। उस बीच में कलर कॉस्मेटिक एसटीडी पीसीओ की दुकान। और जैसे ही उस दुकान को मैंने ओपन किया, तो मैंने सदर से सामान लेकर के आता था। वो सामान जो था मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का लाता था। अब मैंने क्या देखा कि जितने भी लेडीजें वगैरह हमारी कॉलोनी वगैरह की थी, जो ये शुक्र बाजार लगता है या शनि बाजार लगता है या मंगल बाजार लगता है, उसमें लोग मतलब कि लाइन लगा लगा करके जाते थे, और वो वहां से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 वाला, 20 वाला, 50 वाला सामान लेकर के आते थे। मेरे दुकान पे ज्यादातर लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सामान मैंने ऐसा रख दिया था, क्योंकि अनुभव था नहीं। तो मैंने सोचा कि यार लोग कहते हैं कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, अच्छा चीज होगा तो ज्यादा बिकेगा। अब मैं उस कॉलोनी के हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आया था कि कोई यहाँ पे उतना आते नहीं थे। मतलब 1 साल तक मैंने उस ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाया, जेब से ही मैंने उसका रेंट भी पे किया। मैंने सोचा कि अगर ये इन फ्यूचर चल जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और फुल टाइम इसी में लग जाऊंगा।
उस बीच में दोस्त मैं आप लोगों से बताऊं कि बड़ा दिमाग खराब था कि लोगों को मुझे ऐसा लगता था कि लगता है कि लेडीजों ने तो सिंगारी करना छोड़ दी है, ठीक है। फिर भी मैं उस दुकान को चला रहा था। उसी बीच में मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से। जी हाँ, उस बीच में मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और मुलाकात कैसे हुई, 6 दिन का 7 दिन का डे नाइट किया हुआ व्यक्ति, मैं आज संडे के दिन बिस्तर लगा करके सोने जा रहा था। और जैसे ही मैं सोने जा रहा था तो एक दोस्त आया मेरा, मेरे से बोला कि आप ना, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप चलो, एक मैं आपको बिजनेस बताता हूं। मैंने बोला कैसा बिजनेस है भाई? उन्होंने बोले कि सर बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैंने थोड़ा बहुत सुना था, ऐसी कंपनियों के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि कुछ लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हैं कि उनसे अगर आप मिल लोगे, उनके साथ बैठ लोगे, तो वो आपका दिमाग वाश कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल करके वो लोग ज्वाइन करा देते हैं। तो मेरे को ऐसे मार्केट का अनुभव था, नेगेटिविटी थी। अब वो दोस्त जब आया मेरे से बोलने लगा कि आप चलो मेरे साथ में एक बिजनेस के लिए एक मीटिंग है। तो मैंने बोला भाई पहले आप नाम बताओ। तो उस दोस्त ने बोला कि नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको वहीं पे पता चलेगा। मैंने बोला कि यार कैसा बिजनेस है, जब नाम नहीं बताओगे तो फिर फायदा क्या है? तो उन्होंने बोले नहीं, नाम वहीं पे सर पता चल जाएगा। आप लोगों को ये पिक्चर से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस दोस्त ने मेरे से बोला कि उस जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है, मैं लेना चाहूंगा, जरूर लेना चाहूंगा। तो उन्होंने बोले कि उस कंपनी का नाम है आरसीएम। मैंने बोला भाई साहब रहने दो, क्योंकि उसी कंपनी में मेरे भैया, बड़े भैया 1 साल से लगे हुए थे और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई उनके घर में। तो मैंने बोला कि जब मेरे बड़े भैया को 1 रुपये नहीं आया है तो आप कैसे कर रहे हो कि वहां से लाखों की इनकम आएगी और जिंदगी चेंज हो जाएगी? फिर भी उस दोस्त ने दोस्ती का वास्ता दिया और मुझे उस मीटिंग में लेकर के गया। मैं दोस्ती के वास्ते के वजह से मैं चला गया था। मैं रियली बताऊं आप लोगों से, जब मैं गया वहां पे तो मैं रास्ते में जाते हुए सो गया था, क्योंकि 6 दिन का डे नाइट किया हुआ, मैं सो गया था। तो एक 2009 में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला। दिल्ली में कोटला एक जगह है, वहां पे इसकी मीटिंग हो रही थी और वहां पे मेरे को लेकर के गए। तो मैं बड़ा साई नेचर का था, बट जब वहां पे मैं पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने देखा कोई आकर के अपने नाम के बारे में भी बता रहा है तो बहुत हाय हल्ला कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। कोई कोई स्टोरी सुना रहा है तो भी तालियां बजा रहे हैं। मतलब कहाँ मुझे ले आकर के फंसा दिया बंदे ने यार। ये तो ऐसे जगह पे ले आ दिया है कि मेरे को नींद आ रही थी और यहाँ तो सारे के सारे पता नहीं, कोई तालियां बजा रहा है, कोई हाय हल्ला कर रहा है, कोई सीटियां बजा रहा है। ये कहाँ ले आ दिया? अब मैं आ तो सकता नहीं था क्योंकि मैं नया नया था ही, उतना ज्यादा जानकारी मुझे थी नहीं फिर उधर का दिल्ली एरिया का। और जानकारी थी भी तो दूसरा एक डर था कि जाऊंगा तो किराया भाड़ा मेरा लगेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, लेकर के बंदा आया है तो किराया भाड़ा भी यही लगाएगा, अब आ गया हो तो फंस तो गया ही, ठीक है। वहां पे मैं रियली बताऊं आप लोगों से, जिस व्यक्ति का वेट किया जा रहा था, जब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आया हॉल के अंदर, भाई साहब रियली में मैं बताऊं, पहली बार मैंने देखा था कि एक आम आदमी के लिए इतनी फूल माला, इतने हाय हल्ला, सीटियां, और मैं पीछे से ऐसे पूरा उचक करके देख रहा हूं कि यार कौन सा पीएम यहाँ पे आ गया, कौन सा मंत्री आ गया, ठीक है। और वो कोई और नहीं था, पटना के रहने वाले कमलेश्वर राय जी थे, जिनका उस कंपनी में अच्छी इनकम थी, या जो भी स्टोरिया थी उस स्टोरियों से मैं प्रभावित हुआ था। वो एक हाथ से विकलांग थे। जब वो स्टेज पे आए, स्टेज पे अपनी स्टोरियों को शेयर करना शुरू किए, तो भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम है कि उनकी स्टोरियों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था, मुझे नहीं मालूम है। केवल उनकी स्टोरी से 2 चीज मेरे माइंड को क्लिक किया था, जिसको लेकर के मैंने निर्णय लिया था कि नहीं, मुझे इस बिजनेस में काम करना है। जी हाँ, तो मैंने एक निर्णय लिया और उस बिजनेस की शुरुआत किया। और शुरू करने के बाद कुछ दिन हमने काम किया। काम करने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लोग बात कहते थे कि सपने पूरे नहीं होते हैं, बड़े बड़े बोले जाते हैं। और रियली में मैं आप लोगों से बताऊं, 1.5 साल काम करने के बाद वो कंपनी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑडिट पे गई और कुछ दिन के लिए ब्रेक लग गया। और जब ब्रेक लगा साथियों, तो उस टाइम समझ में आया कि सही लोग कहते थे कि ये कंपनियां केवल सपने दिखाती हैं, पूरे उरे होते नहीं है। तो उस बीच में हमें ऐसा लगने लगा कि यार ऐसी कंपनी वाकई में बेकार होती है, अब मुझे ऐसों के चक्कर में पड़ना नहीं है कभी, ठीक है। तो मैंने कम बैक टू जॉब में मैं दोबारा से फिर मतलब चला गया, ठीक है।
तो मैंने दोबारा से जॉब में मस्त हो गया और मैं जॉब करने लगा। अब उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी का नाम अगर ले ले तो मैं उसे ढंग से उतार देता था, ऐसा मतलब हो गया था, इतना मतलब नेगेटिव हो गए थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनियों का नाम ना ले ले, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था, बट फिर भी उस बीच में मैं जॉब कर रहा था। सभी लोग हमारे पिछली कंपनी के इस कंपनी के अंदर अपने आप को जा रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पे वेस्टीज का टैगलाइन दी हुई है, और इनको आप जानते हो, जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस के अंदर आया। मैं चाहूँ सर, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है सर, अब आ रही है। सर किस फोन आ गया था सर। जी जी, कोई बात। तो सर, जैसे मैंने देखा कि लोग बाग पिछली कंपनी के जितने भी लीडर थे वो धीरे 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 अपने आप को वेस्टिज के अंदर स्विच कर रहे थे। तो लीडरों की आदत होती है कि जितने भी पुराने संघ साथ के लोग होते हैं उनको हम ढूंढना शुरुआत कर देते हैं। तो राजू सर भी मेरे पास आए। मैं उस टाइम सेक्टर 57 नोएडा के अंदर जॉब कर रहा था। राजू सर आए, मेरे को समझाने लगे कि बहुत अच्छी कंपनी है, पिछली कंपनी के जो ओनर थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, वो कपड़े का व्यवसाय करते थे, इसलिए हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ। यहाँ पे जो मतलब की कंपनी के ओनर है उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस से अनुभव है, और यहाँ पे लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं, और सारी पिछली कंपनी के जो जितने लीडर थे अपने टच में, वो सब लोग धीरे धीरे करके वेस्टीज में आ गए हैं। तो राजू सर को मैंने इतना मतलब कि बोला, लोग ऐसे नमस्कार बोलते हैं, मैंने तो पूरा हाथ जोड़ करके नमस्कार बोला। मैंने बोला कि 1.5-2 साल आप लोगों ने मेरा खराब किए हो, अब मेरे चक्कर में मत पड़ो, आप जाओ, आप ही हो जाओ और लखपति करोड़पति, और मेरे को नहीं बनना है, मेरे चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं, क्योंकि 1.5-2 साल आप लोगों ने मेरा बर्बाद कर दिए। पर कहते हैं ना कि अपलाइन तो ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं, बट कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं कि वो नहा धो करके पीछे पड़ जाते हैं। तो राजू सर मेरे पीछे पड़े रहे लगातार। मैं करने को तैयार नहीं था। इन्होंने बोले कि आप खाली अपनी आईडी लगवा दो। मेरे को लेकर के एक बार आईटीओ पे गए। आईटीओ पे से मैं रेड लाइट पे आकर के खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग बोले मेरे को कि केवल आईडी लगवा लो, कोई पैसे नहीं लग रहा है, फ्री में आईडी लग रही है। मैंने बोला अरे मुझे करना ही नहीं है, तो आईडी लगवा करके फायदा क्या है, मैं करूंगा ही नहीं, अब आप लोगों के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं, मुझे नहीं करना है ऐसी कंपनी में काम, ठीक है। उस दिन मैं किसी तरीके से बचा करके मैं आ गया, मैं नौकरी करता रहा। राजू सर ने इन्होंने अपने साथ में मेरी आईडी लगा दी है। वो लगाए कैसे, क्योंकि पिछली कंपनी से इनके पास मेरा पूरा डाटा था, और इन्होंने उल्टा सीधा भर करके ज्वाइनिंग लगा दिए। उस टाइम में मैसेज भी नहीं आता था, और इन्होंने मेरे से बोले कि जिस दिन अनिल जी आपको समझ में आएगा उस दिन आप इस कंपनी में काम करना, नहीं तो मत करना। अब ये लगातार फॉलो करते रहे, बुलाते रहे, मैं जाने को तैयार नहीं। जब मैंने यहाँ पे कुछ लोगों की सक्सेस देखी, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो उस टाइम बहुत सारे लीडर तो हमारे से दूर थे, बट संतोष सर और मनोज सर वगैरह ये लोग हमारे बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो मैंने संतोष सर को देखता था कि इनकी जो सफलता है वो लगातार दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मैंने बोला कि यार ये भी तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये लोग यहाँ पे। बट हुआ ये कि संतोष सर क्या था कि उन्होंने बोले कि यहाँ पे मेरा 92,000 का चेक हो गया है। मैंने बोला यार वहां पे भी तो 5-6 साल लोगों ने काम किए थे, इनकम तो बताते थे बट दिखती नहीं थी। तो मेरे को इनकम से प्रभावित मैं नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक 10 लाख की कार ले ली। तो मैंने सोचा कि अरे ये फाइनेंस वगैरह करवा करके ये इसलिए मतलब कि ले करके दिखा रहे हैं कि कुछ पुराने साथी हमारे साथ में काम करने लगेंगे। तो मैंने बोला ये तो फाइनेंस वगैरह करवा लिए होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉरेन ट्रिप गए, चाइना का फॉरेन ट्रिप था, उसमें उन्होंने गए, तो मेरे को विश्वास नहीं था। बट जैसे उन लोगों ने वहां से जाके पिक अपना भेजना शुरू किए ना, तो मेरे को समझ में आया यार ये कंपनी इतना पागल तो है नहीं कि इन लोगों को पैसा दे विदेश घूमने के लिए। और इनकी कहानी तो मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि ये अपने पैसे से विदेश तो घूमने जा नहीं सकते हैं। तो उस दिन से थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलने लगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो यार सब लोग कामयाब हो जाए और मैं पीछे ही रह जाऊं। तो
तो इच्छा शक्ति धीरे धीरे पैदा होने लगी। तो राजू सर को पता था कि अनिल जी जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं इन्हें फॉलो अप करता रहूंगा। राजू सर की ये बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि ये जिस व्यक्ति को जान जाते हैं कि ये काम करने वाला बंदा है, ये तब जब तक उसे नहीं छोड़ते हैं तब जब तक कि वो स्टार्टअप ना कर दे। तो राजू सर मेरे पीछे लगे ही थे। एक दिन मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसके बारे में बताओ। तो राजू सर ने बोले कि चलो ठीक है, मैं आपके कंपनी आता हूं और वहां से आप छुट्टी ले लीजिएगा और मेरे साथ चलिएगा। तो मैं छुट्टी लिया और राजू सर के साथ गया और इन्होंने 150-200 रुपए का टिकट लिए। एनसीआई ऑडिटोरियम के अंदर वो प्रोग्राम था और वहां पे ले जाकर के मुझे बैठा दिए। मैंने तो सोच करके गया था कि चलो ठीक है, समझ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, बट यहाँ पे मेरे को करना तो है नहीं, समझ लेते हैं। तो इन्होंने एक ऐसी शख्सियत से मिलवा दी है जिसको आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी एशिया जानता है, टॉप अचीवर, टॉप अर्नर के नाम से, जिनका मैं यहाँ पे आगे स्लाइड करता हूँ। सॉरी फर्स्ट मेरे गुरुदेव जी ये थे जो पिछली कंपनी में मेरे को गाइड किए थे, मिस्टर जेके रोशन सर। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद कि वो पिछली कंपनी में सोच और ड्रीमर बनाए इन्होंने, छोटी छोटी मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग करके। तो दूसरा मेरे गुरुजी ये रहे। उसके बाद भी जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत नहीं कर पा रहा था तो राजू सर ने मेरे को दिल्ली ले चल करके एक ऐसी शख्सियत से मिला है जो कि पूरी एशिया का टॉप अचीवर, टॉप अर्नर है। तो मैं उनका पिक अभी आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। जी हाँ, महागुरु, हम सभी लोगों के मेंटोर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए, जो कि जाने के बाद उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यहाँ पे इन लोगों ने इतने दिनों के बाद अपने आप को प्रूव कर चुके हैं तो अनिल तू भी प्रूव कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सर की बातें मुझे वहां पे 2 चीजें अच्छी लगी थी। एक तो सर ने बोले थे कि मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो चुका है और वेस्टेज में मेरी 7 फरवरी 2008 को आईडी लगी थी। आज यहां से मेरी जो हाईएस्ट इनकम है वो है 27 लाख रुपए। तो जैसे ही सर ने 27 लाख उस सेमिनार में बताया, मैंने सोचा कि ये भी फेंक तो ना रहे हैं 27 लाख रुपए, ये 27 लाख रुपए कैसे आ सकता है यार। ठीक है, क्योंकि पिछली कंपनी में हम ज्यादा से ज्यादा सुने थे कि 14-15 लाख रुपए लोगों ने कमाए हैं। ठीक है, सुरेंद्र वश जी और अपने मुकेश कोठारी जी। यहाँ पे जैसे 27 लाख बताया तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बोला चलो ठीक है, प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। फिर इन्होंने, सर ने बोले कि मेरे घर परिवार में सब लोग अड़ोस पड़ोस में यही कहते थे कि 10 साल में पेट नहीं भरा, 10 साल में पेट नहीं भरा, अब सपने पूरे करेंगे। बट आज मैं वेस्टेज के अंदर सफल हूं, मेरी 27 लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम में, मर्सिडीज बेंज अचीवर हूं। तब मेरे को समझ में आया कि यार मैं पिछली कंपनी में 1.5-2 साल काम करने के बाद मैं अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था। सर ने यहाँ से 10-12 साल से लगे हुए हैं, आज ये यहाँ वेस्टेज में सफल हैं। उस दिन मैं आप लोगों से रियली बताऊं, उस दिन मेरे दिमाग का वो दरवाजा खुला। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज समझ में ना आए, वो मैंने एक कहावत लोगों को कहते हैं, सेमिनार वगैरह में मैं स्टेज से बोलता हूं कई बार, कि जैसे गांव घर में जाते हैं लोगों को कोई हवा का चक्कर होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें झाड़ फूक करवाते हैं, ओझा सोखा वगैरह से झाड़ फूक करवाते हैं। वैसे ही दोस्त, जिस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आती है ना, तो बाहर की दुनिया में तो लोग ओझा सोखा झाड़ फूक करके भूत भगाते हैं या उसके ऊपर से हवा का मतलब कि वो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में ना आ रही है तो एक आध बार ऐसे गुरुओं से मिलवा दो, जो कि सिद्धार्थ सर हैं, विवेक सर हैं, राजकुमार गिरी सर हैं और संतोष सर हैं, संजय सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक बार मिलवा दो, उनपे ऐसा मतलब कि भूत चढ़ा देते हैं कि उसे जिंदगी भर ना उतरे। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। सर से जब वहां से मुलाकात हुई थी, उस दिन मैंने बैठे बैठे एक कमिटमेंट किया था कि आज के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर और खास करके वेस्टेज के अंदर जब तक कामयाब ना हो जाऊंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे या 15 साल लगे, जब तक अपने घर परिवार के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट ना कर दूंगा तब तक पीछे नहीं हटने वाला हूं। दोस्तों, मैं आया, रात को मैं अपने घर पे पहुंचा 7-8 बजे, खाना खाया और खाना खा करके मैं शीशे के सामने खड़े हो गया और शीशे के सामने खड़े होकर के मैं जो वेस्टेज का उस टाइम फ्लिप चार्ट आता था, उस चार्ट को लेकर के शीशे के सामने मैं खड़े होकर के प्रोग्राम करता रहा। एक बार मैं शीशे की तरफ देखूं और दूसरा ऐसे देखूं जैसे ऑडियंस बैठे हुए हैं,
और जैसे ही भाई साहब घर में पता चला कि ये तो पहले 1.5-2 साल बर्बाद किए थे, ना तो इनके खाने का पता, ना तो रहने का पता, ना दिन का, ना रात का, ना घर परिवार का, अब ये लग रहा है फिर किसी ने ऐसी कंपनी एक बार फिर से पकड़ा दिया। अब मेरे घर में आप रियली बताऊं मैं आप लोगों से, एक तरह से जैसे लगता था कि एक तरह से ना वो भूकंप सा आ गया। मतलब कहानी ऐसे हो गई कि घर परिवार में कि अब वाइफ ने समझ गई कि अब ये फिर किसी ऐसी कंपनी के चक्कर में पड़ गए हैं, अब ये फिर दिन रात एक करेंगे। दोस्त उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, और उस दिन के बाद मैंने अपने से मतलब एक निर्णय लिया था कि मेरा जो अपलाइन है वो तो रहते हैं दिल्ली और मैं रहता हूं नोएडा। आज के बाद मुझे हर दिन 2 से 3 प्लान करना है, 2 से 3 प्लान करना है। और मैं सुबह से जैसे ही सुबह हुई दोस्त, अपने आप को कमिटमेंट किया था कि रोटी तभी खाऊंगा जब तक कि 2-3 प्लान ना कर लूं पर डे। और वो मैंने करना शुरू किया सुबह से, और करने के साथ साथ में उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ। मैं सोचता था कि बहुत जल्दी सफल हो जाऊंगा, एक आध महीने जोश जुनून में तो काम किया, सफलता नहीं मिल रही थी उतनी तेजी से, तो मेरे दिमाग में फिर थोड़ा से मतलब वैसा विचार आने लगा कि यार कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो राजू सर के समझ में आ गया कि अनिल जी काम तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं अभी भी स्लो चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए, एक और शख्सियत से मिलवाए। पहला प्रोग्राम था रेवाड़ी में। जी हाँ, आप देख रहे हो, मैजिकल मैन बोला जाता है इन्हें, मिस्टर विवेक सक्सेना सर। मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करिएगा। तो मेरे से राजू सर विवेक सर से मिलवा दिए, और जैसे ही सर का पहला प्रोग्राम था, जो पहले उसे एसबीसी का नाम दिया गया था, अभी सर ने एसटीएम का नाम दे दिए हैं। उस एसटीएम के बाद रियली बता रहा हूं मैं, ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इस सॉफ्टवेयर में कितनी भी कचड़े और गंदगी भर रखा है ना, एक बार उस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बन लेता है तो विवेक सर के उस 3 दिन के वर्कशॉप की वजह से पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाता है। तो मेरे को विवेक सर से मिलने का मौका मिला, और वहां से मैंने एक सोच बदली और ये सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, और मैंने काम करना शुरू किया। काम करने के साथ साथ में फिर तेजी गति से ग्रोथ होने लगी। 4 महीने में दोस्तों मैंने यहाँ पे डायरेक्टर मार दिया। नॉलेज अनुभव कुछ नहीं था। मैंने सोचा था कि चलो डायरेक्टर मारूंगा, फिर नौकरी छोड़ करके फुल टाइम लग जाऊंगा, ज्यादा चेक आएगा। और जैसे ही मैंने डायरेक्टर किया, चेक आ गया 3700 रुपए। मैंने बोला यार ये जो स्टेज पे लोग बोलते हैं ना, ये सारे झूठ ही बोल रहे हैं। यहाँ पे यार मैं, लोग कहते हैं कि मेरा चेक 10,000 का है, मेरा 8,000 का है, मेरा 12,000 का है। मैंने तो अपना ब्राउन डायरेक्टर किया यार, 3700 का चेक आया। तो मेरे को तो बिजनेस के बारे में ज्ञान था नहीं, क्योंकि हम लोग बाइनरी कंपनी से आए थे, 2 लेग की कंपनी काम किए थे। उसमें 1 लेग अपलाइन लेकर के चलते थे, 1 को हम हैंडल करते थे। तो वहां से मैंने एक ही लाइन पे काम किया था वेस्टेज में आकर के। तो एक लाइन तो हो गई थी ऑलरेडी 17% पे, तो 3% उस बीच में डिफरेंस था। दूसरे में 500 या 600 बिजनेस वॉल्यूम था, उसको लेकर के कैसे भी मैंने डायरेक्टर मार दिया था। तो चेक कम आ गया। जब चेक कम आया तो मेरे अंदर फिर दिमाग में खुरापात होने लगी कि यार चेक तो इतना बढ़ करके आ नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कि झूठ है ये सब कुछ, है ना। फिर मैं अनमने मन से काम करना शुरू किया, काम करता रहा, नौकरी करता रहा। उसी बीच में क्या हुआ कि जो पुरानी वाली कंपनी थी, वो पुरानी कंपनी खुल गई। और खुलने के बाद मैंने बोला कि यार अगर हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी कंपनी जो आती है, वो अगर बंद हो करके दोबारा से खुल सकती है, तो अब कोई माने या ना माने, अब सोच लो कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करेगी, चाहे कोई समझे इस बात को या ना समझे। आने वाले समय का ये फ्यूचर का बिजनेस है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाएगी। अब जरूरत है एक सही कंपनी की। तो हम लोग जाने या अनजाने में जैसे भी वेस्टेज का हिस्सा बन चुके थे। और ठीक दोस्त, उस बीच में मैंने एक व्यक्ति से मिला, दोबारा से मिलने गया संतोष सर के पास, जैसे आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो। जी हाँ, मिस्टर संतोष यादव सर, इनसे मैंने मिला। मिलने के बाद मैंने बोला सर मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, नौकरी को रिजाइन करके। तो मैंने तो गया था कि कुछ संतोष सर मतलब कि दिलासा देंगे, थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाएंगे। इन्होंने बोले देखो अनिल भाई, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम आपके टाइम ना देने से बिजनेस नहीं हो पा रहा है,
तब तो आप फुल टाइम कर लो। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और कल को आपकी टीम के पास आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, अभी उतना टीम ही नहीं है, तो आपके पास अगर चेक नहीं आएगा तो नौकरी छोड़ दोगे, तो आपका जो फैमिली परिवार है उसे चाहिए पैसा। अब जब पैसा नहीं आएगा तो घर में कलेश होगा और फिर आप बोलोगे कि संतोष सर आपने तो बोले थे, ठीक है, तो आप फिर ब्लेम किसका दोगे? संतोष जी का। तो इन्होंने ऐसे ऐसे बोल करके मेरे को बता दिए। मैंने बोला कि लो, मैंने तो ये सोच के आया था कि सर थोड़ा मोटिवेट वगैरह करेंगे, बोलेंगे शाबाश शाबाश बेटा शुरू कर, कोई दिक्कत नहीं है, फुल टाइम कर। इन्होंने तो एक अलग ही कहानी बता दी है। पर फिर भी वो कहते हैं ना, जिद्दी व्यक्ति जब एक बार जिद कर लेता है ना तो वो फिर किसी की नहीं सुनता है। तो मैंने तो अंदर तो ठान लिया था, ऊपर से खाली गया था कि सर से एक राय ले लेता हूं। अब सर ने वहां पे बोले, मैं उसके बावजूद भी 21 जून 2015 का दोस्तों मैं आकर के अपनी नौकरी को रिजाइन किया। और उस दिन मैंने एक निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पलट करके मुड़ करके दोबारा कंपनी के गेट के पास नहीं आना है, चाहे मुझे चौराहे पे वेस्टेज का प्रोडक्ट क्यों ना बेचना पड़े। अगर लोग चौराहे पे खड़े हो करके ऐसे ऐसे आइटम बेचते हैं कि दिन में भगवान जाने एक भी प्रोडक्ट बिके या ना बिके, अगर उनका घर चल सकता है तो अनिल तेरे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तू इसमें से कुछ प्रोडक्ट का चुनाव कर। अगर चौराहे पे भी बेचना पड़े ना, उसके बाद भी तू अपनी फैमिली परिवार को इससे गुजर बसर कर सकता है। बट अब नहीं, हमें नौकरी करना है, अब मुझे फुल टाइम करना है। 21 जून 2015 को मैंने निर्णय लिया और मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट किया कि अब मैं प्रूफ करूंगा। अब जैसे ही मैंने नौकरी को रिजाइन किया दोस्त, हमारा जो वहां पे चेक था 696 का था, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब सोच करके देखो कि कैसे घर चलेगा। बट फिर भी आगे और बहुत सारे हमारे गुरु मिलते गए, जिसमें से अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हो संजय सर को, संजय सर के माध्यम से और राजू सर के माध्यम से और ग्रो रिच टीम के माध्यम से एसटीएम जाने का मौका मिला। संजय सर हमें मतलब कि कुछ लोगों का टिकट दे दिया करते थे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि धीरे धीरे फिर हम लोगों का वहां से बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था, पहले महीने जो प्रोडक्ट यूज करने का था वो 18 रुपए आया था खाली सामान लेने का। 21/6/2015 को जब मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को अडॉप्ट किया एज ए करियर वेस्टेज को, तो उस बीच में अगर मैं आपको बात करूं, टोटल जो इनकम हमारी हुई थी 50,993 रुपए था। और जब मैं नौकरी को रिजाइन करके लगा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 21 जून 2015 को जून रेट में कर रखा हूं, 696 रुपए का चेक था। अब सोच करके देखो दोस्त कि 696 रुपए में क्या होगा, है ना? बच्चों का फीस जाएगा, घर का दूध आएगा या साग सब्जी आएगी, क्या आएगी? अब एक तरह से सोच लो कि घर के अंदर ना ऐसे मतलब की लड़ाई छिड़ गई थी कि हस्बैंड वाइफ में तो कभी बात ही नहीं बन रही थी। वाइफ से तो ये सोच लो कि बाहर में मैं मीटिंग वूटिंग करके आता था, घर में आते ही मामला वैसे लगता था कि बस सब कुछ बेकार हो गया, ठीक है? तो ऐसे घर में माहौल था। बट फिर भी जिद थी कि नहीं, जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा उस दिन सब मेरे साथ हो जाएंगे। अभी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पड़ोसी को समझाओ बिजनेस, वो नहीं समझता था। दोस्त को समझाओ, वो नहीं समझता था। रिश्तेदार को समझाओ, वो नहीं समझता था। अपने परिवार को बताओ, वो भी नहीं समझने को तैयार। समझ में नहीं आता था कि बिजनेस करें किसके साथ। बट एक ही चीज था कि जितनी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता था, जब जब वहां पे जाते थे तो वहां से ऐसी एनर्जी मिल जाया करती थी कि एक आध हफ्ते महीने भर तक काम करते थे। तो ये मेरा जो 21 जून 2015 को चेक था 696 रुपए का था। फिर उसके बाद 1222 रुपए, 472 रुपए, ऐसे अगर टोटल आप देखें तो टोटल फिर वहां पे हुआ था 77,937 रुपए चेक। 2015 से 16 की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ। उसके बाद आगे आपको लेके चल रहा हूँ 2016 से 17 का। तो देखें आप यहाँ पे, जैसे मेरा चेक यहाँ पे 17,417 रुपए आया, मैंने बोला यार ये तो कमाल हो गया। नौकरी में मैंने 14 साल नौकरी करने के बाद मेरी सैलरी वहां पे 15,000 रुपए सैलरी थी। और जब मैं नौकरी को रिजाइन कर रहा था तब मेरी सैलरी वहां से कितना थी, 20,000 रुपए करी गई थी। बट वो 20,000 रुपए सैलरी थी नहीं, वो करी गई थी कि नहीं आप नौकरी को रिजाइन मत करो, आपकी सैलरी बढ़ा दे रहे हैं सैलरी अगर कम है तो। बट मैं निर्णय ले चुका था और मैंने काम करना शुरू किया वेस्टेज में। उस साल का जो टोटल मेरी इनकम हुई थी 2,24,169 रुपए हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 2017 से 18 में जो मेरी टोटल इनकम थी वो था 7,57,191 रुपए, ठीक है।
उसके बाद जब यहाँ पे 1 लाख रुपए का चेक अप्रैल में आया, तब यहां से तो पूछो मत कि अब तो एक तरह से जैसे लगता था कि जमीन पांव पे है, पांव जमीन पे है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे फादर पूरी अपनी जिंदगी लगा दिए हैं गवर्नमेंट जॉब में। आज भी उनकी सैलरी लगभग 70 से 80 हजार के आसपास है। मैं पूछा भी नहीं हूं अपने फादर से, ठीक है, बट जो सैलरी आती है 75 से 80 हजार के आसपास में आती है। तो मैंने देखा कि मैं अपनी फैमिली परिवार में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो 6 फिगर की इनकम यहां से लिया हूं, जो 1,03,185 रुपए का चेक आया था। ये धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते गया। टोटल उस साल का जो फाइनेंशियल क्लोजिंग किया था मैंने, वो किया था 13,52,587 रुपए का। जी हाँ। उसके बाद 2019 से 20 में अगर मैं बात करूं तो यहां तो कमाल ही हो गया। जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो मई में 2,01,612 रुपए का, ये टोटल जो इनकम है अभी तक। मैं लगभग इस साल में जो कोरोना काल भी आ गया उसके बावजूद भी 15 लाख के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया केवल एक सिस्टम के वजह से और अपना विश्वास, अपलाइनों के गाइडेंस के माध्यम से। ठीक है, बस दोस्त कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि अभी भी इस लॉकडाउन में उतार चढ़ाव आया। अब और आगे की अचीवमेंट मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली मैंने यहां से कार परचेज किया, कभी मैंने कार वगैरह चलाया नहीं था। जब पहली बार यहां से मैंने एक कार लिया तो मैंने सोचा था कि छोटी कार लो, ठोक ठाक करके सीख जाएंगे किसी तरीके से। तो 3 बार तो ये गाड़ी क्लेम में जा चुकी है। ये मेरी पहली कार थी। उसके बाद मेरा सपना था कि नहीं, मुझे यहाँ से फॉरेन ट्रिप करना है, घर लेना है और लग्जरी कार लेनी है। तो मैंने अपना ड्रीम पे ड्रीम फिर अपना क्लियर करता गया। उसके बाद ये कार लेने के बाद, अच्छा, कार की एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कार का सपना कब से था? जो पिछली कंपनी में जब हमने ज्वाइन किए थे तभी से था कार का सपना और 1 लाख रुपए की इनकम। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सीडेंट शेयर करता हूं। जब मैं पिछली कंपनी में था तो मेरे फादर का एक बार कॉल आया था। फादर ने बात कर रहे थे, बात करने के साथ साथ में उन्होंने मेरे से बोले कि बेटा आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में ना सेकेंड हैंड कार मैंने सुना है कि बड़े सस्ते में मिल जाती है और अच्छी कार मिल जाती है। तो उस बीच में मैं पिछली कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे सफलता अचीवमेंट कुछ तो थी नहीं, बट वहां पे सोच के दायरे इतने बढ़ चुके थे कि हम दिन में भी सपने देखना शुरू कर दिए थे। तो मैंने अपने फादर से फोन पे ही बोल दिया कि पापा कुछ दिन रुको, आपका बेटा एक ऐसा काम कर रहा है कि आने वाले समय में 2-4-5 साल के बाद आपका बेटा ऐसा सक्षम हो जाएगा कि मेरे माँ बाप जिस कार के ऊपर उंगली रख देंगे वही कार खरीद करके आपका बेटा आपको गिफ्ट में दे देगा। अब मैंने भाई साहब बोलने को तो बोल दिया। अब वो कंपनी कुछ दिन के बाद तो उसमें से हम निकल गए, समझ लो एक तरह से बंद हो गई, तो छूट गई। अब उसके बाद अब कोई तो चीज दिखती नहीं थी। अब फादर का जब जब कॉल आया करता था, फादर एक ही चीज बोलते थे, सारी बातें करने के बाद एक ही चीज बोलते थे कि बेटा वो दिन कब आएगा। अब जैसे ही पापा ऐसे बोलते थे वो बातें जैसे लगती थी कि दिल को चीरती हुई जा रही है। वो कहते हैं ना कि अपलाइन या कोई भी सफल व्यक्ति कहता है कि आप अपने ड्रीम को शेयर करो, आप अपने सपनों को लोगों से बोलो, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त सबको, अपने जानने मिलने वाले सबको बोल डालो। तो कहीं ना कहीं आप अगर कमजोर भी पड़ोगे ना, आप हताश भी होगे ना, निराश भी होगे ना, तो वो लोग ऐसे ऐसे पिन मारेंगे कि आपके अंदर फिर से एनर्जी बढ़ेगी कि कैसे करूं, करके प्रूव करूं अपने आप को। तो दोस्त ये रहा कहानी कि जब मेरे फादर बोलते थे तो ये मेरे साथ होता था। जिस दिन ये कार परचेज करना था, मैंने अपने फादर को और मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला आप लोगों को दिल्ली आना है। तो बोले क्यों? मैंने बोला कि आपका बेटा वो पहली कार आप लोगों के लिए लेने जा रहा है और मेरा जो सपना है कि अगर मैं पहली कार परचेज करूं तो उस कार के अंदर गेट खोलने के बाद अगर किसी और का पांव पड़े उसमें सबसे पहले मेरे माँ बाप का पांव पड़ना चाहिए। तो ये मेरा सपना था और इसलिए मैं आप लोगों को दिल्ली बुला रहा हूं। अब सोच करके देखो, जैसे ये शब्द मैंने फोन पे बोला, फादर रोने लगे। उनका मतलब कि आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से छुट्टी लिया, गया लेकर के उन लोगों को आया और जब मैंने कार के शोरूम में लेकर के गया अपने मदर फादर को, तो पूरा मैंने देखा कि वो जब तक वहां पे थे शोरूम में उन लोगों के आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था। इतनी मतलब खुशी थी आंखों में आंसू का। ठीक है,
तो वो मैंने देखा कि खुशी का आंसू क्या, खुशी क्या होती है। अगर मैंने मानव शरीर का जीवन लिया है तो आज मैंने अपने माँ बाप का एक छोटा सा सपना पूरा कर रहा हूं। और आने वाले समय में रियली है कि वेस्टीज ऐसी इकलौती कंपनी है जहां से एक एक सपने, कितने भी बड़े सपने देख लो, वेस्टीज प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि अगर आप शिद्दत से ईमानदारी से सिस्टम से काम कर लो तो आपके एक एक सपने को पूरा करेगी। तो वहां से मेरे और सपने बढ़ने शुरू हो गए दोस्तों, मैंने और सारा काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ मेरे को पहला फॉरेन ट्रिप मिला, जैसे कि आप लोग जानते हो मलेशिया थाईलैंड का था स्टार क्रूज। और वो स्टार क्रूज को मैंने पहली बार ऐसा लगा कि वाह क्या काम कर लिया यार मैंने। नहीं तो कभी भी कोई अगर हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपति है ना, वो भी ऐसे मतलब कि स्टार क्रूज वगैरह के लिए फॉरेन ट्रिप घूमने के लिए ना, वो ये सोचता होगा कि कौन इतना तामझाम करे यार, काम धंधा छोड़ करके कौन इतना मतलब कि जाए, है ना। तो ये सब कुछ वेस्टीज की ताकत है। और वो छोटा सा एक निर्णय, फिर यहाँ से हम लोगों ने 3 रात 4 दिन के लिए स्टार क्रूज पूरे समुद्र के बीच में बड़े एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। सभी लोग साथ में थे, राजकुमार गिरी सर साथ में थे, राजीव सर साथ में थे, और मान सर साथ में थे, रिजवान सर साथ में थे, संतोष सर, संजय सर, सारे मतलब कि अपलाइन सब लोग साथ थे। 1700 कुछ लोग थे उस ट्रिप में, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज सिस्टम की वजह से। जो मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था मलेशिया थाईलैंड वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग बहुत सारी पिक्चरें देख सकते हो, दीपक सर के साथ में है, फुकेट वगैरह भी जाने का मौका मिला। उसके बाद राजकुमार गिरी सर के साथ में, देखो गिरी सर का फोटो भी है यहाँ पे बाली सर के साथ में, ठीक है। और ये हमारे टीम के क्राउन डायरेक्टर हैं सावन तोमर जी हैं, ये साउथ अफ्रीका का है। सोच करके देखो, हमने कभी रियली में लाइव में मतलब लाइव शेर वगैरह या जंगल में ऐसे जानवरों को नहीं देखे थे। साउथ अफ्रीका, मैं तो एक कहूंगा कि अगर वेस्टीज में आप जुड़े हो तो साउथ अफ्रीका का जब भी कभी ट्रिप जाए तो उसमें जरूर जाना यार, है ना। बड़ा बड़ा मतलब मजा आया था, अमेजिंग। वहां का मतलब जो फील है ना वो बयान नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग थी वहां की, ठीक है। तो बड़े एंजॉय किए, 8-10 दिन का वो ट्रिप था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माई ड्रीम कार, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, गुरुदेव जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट माई ड्रीम कार जो था वो 10 नवंबर 2019 को लेना था, बट वो कहते हैं ना कि थोड़ा से उतार चढ़ाव आने की वजह से जब मैं ड्रीम कार की प्लानिंग किया तो मैंने बोला कि मैं कार परचेज करूंगा वो मर्सिडीज बेंज। तो मैं कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने गुरुजनों लोगों से राय विचार लेता हूं, जिससे बात विचार करता हूं, चाहे संतोष सर हो गए या चाहे संजय सर हो गए, राजू सर हो गए या राजकुमार सर वगैरह, मिलते हैं तो बातचीत हो जाती है, बट क्लोज में सबसे संतोष सर रहते हैं। तो मैं संतोष सर के घर पे गया और उनसे मैंने बोला कि सर मैं नेक्स्ट कार मर्सिडीज बेंज लेने की प्लानिंग कर रहा हूं। तो उन्होंने बोले कि पहली वाली कार कहाँ गई? मैंने बोला सर पहली तो है। तो उन्होंने बोले कि जब पहली बार फॉरेन ट्रिप पे गए थे तो आप बता रहे थे कुछ एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बोला हाँ सर, पहली बार जब मैं फॉरेन ट्रिप पे गया था तो लोगों ने मेरे गाड़ी का आगे का बड़ा वाला शीशा तोड़ दिए थे। जब मैं फॉरेन ट्रिप से वहां से आया था तो मेरा शीशा टूटा हुआ मिला था, क्योंकि 22 फरवरी को मेरा सेमिनार था गालिब ऑडिटोरियम में और वहां का गेस्ट स्पीकर मैं ही था, ठीक है। तो उस दिन मेरे साथ ये घटित हुआ। फिर संतोष सर ने बोले जब दूसरी बार फॉरेन ट्रिप गए थे तो क्या हुआ था? तो मैंने बोला सर मेरे गाड़ी का वो जो नंबर प्लेट वगैरह है और साइड का मिरर वो सब लोगों ने उखाड़ करके लेके चले गए। कॉलोनी में लोग जलेसी वाले लोग हैं इसलिए जलते हैं। तो संतोष सर बोले कि एक काम करो, जो कार आपके पास है उस कार से अभी भी काम कर सकते हो आप, लगभग साल भर, 1.5 साल 2 साल अच्छे से बढ़िया से काम कर सकते हो यार। यहाँ पे दिखावा नहीं करना, पहले आप अपना घर चेंज करो, जिसको लेकर के कार तो कभी भी ले सकते हो। तो सर ने मुझे राय दिए, मैंने जो कार लेना था वो मेरी ड्रीम कार ये है और ये जरूर आ रही है, अब बिटिया के जन्मदिन पे आएगी 2021 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट माई ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज GLA, ये 100% आएगी। तो मैंने ये कार ना लेकर के मैंने एक घर परचेज किया, जो कि सर ने बता रहे थे, राजकुमार गिरी सर 3 बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। ये माई ड्रीम हाउस, जो कि मेरा एक सपना था कि मैं अपने बच्चे परिवार को एक ऐसी सोसाइटी देना चाहता था कि ना चाहते हुए भी उनके अंदर कुछ ऐसे संस्कार डेवलप हो सके जिसकी मुझे इच्छा है। तो ये सोसाइटी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज मैं इस सोसाइटी के अंदर ग्रीन आर्च ग्रेटर नोएडा
नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में ये सोसाइटी है। 3 BHK का मैं फ्लैट परचेज किया और टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 88 लाख रुपए पड़ा। मैंने इसे परचेज किया और आज मैं इसी लग्जरी सोसाइटी के अंदर में रह रहा हूं अपने बच्चे परिवार को लेकर के। और थैंक्स, धन्यवाद बेस्टिस सिस्टम का और सारे अपलाइनों का, जिसके वजह से आज मुझे ये अचीवमेंट मिली। तो ये मैंने अपने लिए घर परचेज किया। उसके बाद नेक्स्ट माई जो ड्रीम इनकम थी, इनकम को लेकर के मेरा टारगेट था कि 5 लाख रुपए दिसंबर 2019 तक करना था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। अब दिसंबर 2020 भी आ चुका है। 10 लाख रुपए मेरा जो ड्रीम इनकम थी, कोरोना काल तो पूरा 1 साल निकाल दिया। बट अगर लिख गया है तो कहीं ना कहीं पूरी कायनात साथ देने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि या तो किसी को लिखने की हिम्मत नहीं है, और अगर लिख दिया तो कायनात उसे पूरा करेगी, चाहे वो समय 1 साल या 2 साल आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पूरा जरूर होगा। तो ये मेरा ड्रीम इनकम है जो मैंने दिसंबर तक का भी लिखा हूं। 2022 तक 30 लाख रुपए महीने का चेक होगा। सो थैंक यू सो मच।